हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं सीरीज़ का नेक्स्ट एमसीक्यू, जो कि है कौन सा, कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम 2021 है ना। इससे पहले हम ये सारे के सारे एमसीक्यू करवा चुके हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम करने वाले हैं कौन सा, एक मिनट, हाँ, अब हम करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम 2021 का। ठीक है, ये सीरीज़ MPPSC FSO के लिए है, और ना केवल ये सीरीज़ FSO के लिए है, बल्कि ये जितने भी सारे के सारे एग्ज़ाम दिए हुए हैं ना, जैसे हॉस्पिटल पब्लिक मैनेजमेंट असिस्टेंट, रजिस्ट्रार, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल, फिर फॉरेस्ट सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो MPPSC लेता है, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। ठीक है, ओके, आज हम करने वाले हैं 20 MCQ नंबर का, 239 पेज पे है। चलते हैं सीधा। ठीक है, ये हमारा आज का पेपर। ठीक है, हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, है ना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के राज्यपालों के बारे में सही नहीं है। तो प्रथम राज्यपाल जो है सरला ग्रेवाल है, ये तो बिल्कुल सही है। सबसे अधिक समय तक सेवारत राज्यपाल HB पाठक। ठीक है, एकमात्र जो राज्य जिनका मध्य प्रदेश में ही जन्म हुआ, ये सही नहीं है। लालजी टंडन जी हैं, ये मध्य प्रदेश से हमारे संबंधित नहीं थे, और इनकी मृत्यु भी हो चुकी है अभी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की वर्तमान विधानसभा में कितनी महिला विधायक है। तो ये कितनी है अभी, 21 विधायक। ये 2021 का करंट अफेयर है ना, हम 2021 वाले कंप्यूटर को देख रहे हैं। फिर अब जो हम पढ़ेंगे 2025 में विधानसभा में क्या कैसी स्थिति है उसको। ठीक है, ये बजट भी देखेंगे हम, और शायद में करंट अफेयर से रिलेटेड ये सवाल देखेंगे। अभी इसका आंसर कितना है, 21। फिर ये पंचायती राज से संबंधित, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम जो 1993 था, कब लागू किया गया था। तो ये कब किया गया था, 25 जनवरी 1994 को। ठीक है, दोनों डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला जो मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो ये कब किया जाता है, शिवपुरी में, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल मेले से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वो भी ऐसे नहीं कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़े से यूनिक, जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। इसीलिए मेलाओं, जो मध्य प्रदेश में जितने भी मेले हैं उनको बहुत अच्छे से देखना है ना। तो ये इसका आंसर कितना है, शिवपुरी है। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय आदिवासी गौरव दिवस किस स्थान पर मनाया गया। तो ये है शहडोल। देखो, आदिवासी से संबंधित जितनी भी योजनाएं होंगी, है ना, उसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी कि इसका आंसर क्या होगा, शहडोल ही होगा। क्योंकि हमने देखा जनजातीय गौरव दिवस भी शहडोल से मनाया गया है ना। मिलेट जो योजना थी वो भी शहडोल से स्टार्ट करी गई है। इसलिए आप थोड़ा क्या करें कि शहडोल को ध्यान से देखिए। जब भी कभी जनजाति या फिर आदिवासी गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा, तो उसकी स्टार्टिंग शहडोल से इसकी हम संभावना मान सकते हैं, है ना। यदि आपको आंसर ना पता हो तो शहडोल जरूर लगाएं, या फिर जब कोई अच्छी स्कीम चल रही है तो उसका आंसर भोपाल होगा, है ना। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को लिंग अनुपात क्या है। देखो, सबसे अधिक लिंग अनुपात बालाघाट जिले में है, कितना है, 10/21। ठीक है, सबसे ज़्यादा है ये। सेंसस के सवाल हैं, आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि ये आमतौर पर बहुत बार पूछे जा चुके हैं, है ना। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी मतलब CMIE के अनुसार अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी थी। ये 2022 का क्वेश्चन है, तो इसका ये आंसर है। अब यहाँ में 2025 के हिसाब से देखना है कि सेंसस में या फिर जो SDG हम पढ़ते हैं उसमें हमारे मध्य प्रदेश का क्या जो हाल है ना। और क्वेश्चन अभी न्यू ही पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा, और हमारे सिलेबस में भी है वही बहुआयामी गरीबी को हटाना, है ना। तो उसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आने वाले हैं।
अब लिखा है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। देखो ये मैंने कल ही पढ़ाई है, ये योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। यदि आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप पे बननी चाहिए। इसका आंसर है 2022 और एज ग्रुप है 18 से 45। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। ये आया है असिस्टेंट प्रोफेसर और आज हम देख ही रहे हैं इसको कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ, जैविक कृषि के बारे में भी हमने बहुत बात कर ली। भारत की कुल जैविक खेती में मध्य प्रदेश का योगदान, देखो मध्य प्रदेश का योगदान है 40% से अधिक, है ना। और सबसे पहला ये राज्य बन गया है जिसका बहुत अधिक योगदान है। लेकिन सबसे पहला राज्य जहाँ पे जैविक कृषि की शुरुआत हुई थी वो माना जाता है सिक्किम, है ना। हमारा सिक्किम जो है पहला राज्य माना जाता है जहाँ पे जैविक कृषि की शुरुआत हुई थी। बट अभी हमारा मध्य प्रदेश पहले चल रहा है जैविक कृषि के मामले में। 10th क्वेश्चन हम देखेंगे, जलवायु की विविधता के अनुसार, जलवायु की विविधता के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में या फसल क्षेत्रों में बांटा गया है। तो देखो 11 जलवायु क्षेत्र हैं और 5 फसल जोन हैं। इनको बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये अलग अलग तौर पर भी पूछे जाते हैं। पता चले फसल क्षेत्र पूछ ले, फिर पता चले आपसे 11 जलवायु क्षेत्र पूछ लिए। और ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं कि 11 जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, तो फसल क्षेत्र भी पूछने इसमें ज़्यादा लेट नहीं होएगा कि वो पूछ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन 11वां देखेंगे हम, ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राज्य जलवायु शिखर सम्मेलन में किस गैस के उत्सर्जन को कम करने की सहमति बनी थी। तो वो कौन सा था, मीथेन गैस। ठीक है, जो मीथेन गैस है उसकी सहमति बनी हुई थी ग्लासगो सम्मेलन। ये सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जैसे ये मिशन बनाते हैं कि 2047 तक हम कार्बन ये माइनस कर देंगे या फिर 2070 तक 0 कर देंगे। तो ये जितने भी लक्ष्य हैं ये ग्लासगो सम्मेलन में ही बनाए गए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में देख के चलना है। ठीक है, हाँ, 12वां क्वेश्चन हम देखेंगे, इसरो का कौन सा मिशन विफल हुआ था। तो PSLV DT बंद हुआ था। इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफ़ी है वो किससे संबंधित है। तो ये शिक्षा से संबंधित है, ध्यान में रख के चलना है। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने MCQ में ये एक बार कर भी चुका है, शायद प्रीवियस ईयर ही था। राष्ट्रीय खेल उत्पाद प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो ये 2009। ये हम जो है MCQ ऑलरेडी लगा चुके हैं, आई होप कि आपको याद होगा, है ना। आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है। तो ये कौन सा है, जनजातीय कार्य विभाग। अब इसमें क्या है, PBTGS के लिए ये बहुत PTG बोल दिया मैंने, मैं फिर से लिख देती हूँ इसको। PB जो TGS है उन जनजातियों के लिए, मतलब कि कौन सा, बैगा, भाड़िया और हमारा ये सहरिया जनजातियों के लिए ये योजना मुख्य तौर पर चलाई जाती है। और ये MPPSC 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, MPPSC प्री 2025 का क्वेश्चन है। PBTGS पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स जो है हमारी कौन है, मध्य प्रदेश की 3 जनजाति हैं, पहली बैगा, भारिया, देन सहरिया। इनके लिए ये जो है आहार अनुदान योजना चलाई जाती है। अब किस विभाग से संबंधित है ये तो ऑलरेडी लिखा है, जनजातीय कार्य विभाग। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मध्य प्रदेश राज्य विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है, कौन सा, मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा। अब आपको याद होगा कि हमने मध्य प्रदेश की योजना पढ़ाई है और उसमें हमने साफ साफ क्विज में भी पूछा है और इस तरीके से भी पूछा है कि राजस्व विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो कौन सी है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। अब पिछले ही MCQ में हमने ये देखा था, पहले इसकी डेट पूछी थी, कितनी थी, सितंबर 2020। ठीक है, और अब क्या पूछ लिया इन्होंने, अब ये राजस्व विभाग पूछ लिया। मैं आपको बताया था कि क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकते हैं, उसी को उल्टा बना के पूछ सकते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन राजस्व विभाग वाला आ गया। अब इसमें क्या है, इसमें जो है किसानों को 2 किस्तों में, कितनी किस्तों में, 2 किस्तों में कितने पैसे दिए जाते थे। प्रारंभ में 4000 रुपये दिए जाते थे, अब कितने रुपए दिए जाते हैं, 6000। ठीक है, तो केंद्र लेवल पर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है उसमें भी 6000 दिए जाते हैं और राज्य स्तर पर भी 6000। तो अब हमारे मध्य प्रदेश के किसान को कुल 12000 केंद्र और राज्य की तरफ से मिलते हैं। ये एक योजना है। ठीक है, यही योजना का सार है।
फिर हम सेकंड देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयरन नील आर्टिस्ट। देखो ये मैंने पहले बार पढ़ा था तब मुझे लग रहा था कि ये कैसे है, फिर मैंने इसको सर्च किया था। आयरन नील आर्टिस्ट है एक, है ना। तो ये कौन है? बाजिद खां। सोनागिरी स्थित है दतिया में, और सोनागिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। जैन मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध है, दतिया में अवस्थित है। फिर हम सारू मारू की गुफाएं कहाँ पढ़ते हैं? सीहोर में। ओके। पन्ना में स्थित कौन सा मंदिर जो है रोमन वास्तुकला से प्रेरित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। पन्ना में क्या? पन्ना में स्थित कौन सा मंदिर है जो रोमन वास्तुकला से संबंधित? देखो पहले तो हम ये बुंदेला वंश की शाखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया है ना। प्राणनाथ मंदिर भी पन्ना में ही है। अब देखो बलदेव सिंह जो मंदिर है, बलदेव जी मंदिर जो है, इनका निर्माण किसने कराया था? रुद्र प्रताप सिंह ने, है ना। रुद्र प्रताप सिंह ने। ओरछा का निर्माण भी इन्हीं ने कराया था। तो ये जो है इन्हीं के द्वारा बलदेव जी मंदिर का निर्माण कराया गया था। और ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? पन्ना स्थित कौन सा मंदिर रोमन वास्तुकला से संबंधित है? तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। और जब हम बुंदेला वंश पढ़ेंगे तो उसमें सारे के सारे मंदिर को कवर करेंगे, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि एक बड़ी समस्या है जब कोई ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी करता है, मतलब हम जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, है ना, फ्लिपकार्ट हुआ, फिर अमेज़ॉन हुआ, यदि हम उसमें ख़रीदारी करते तो हमें एज अ कस्टमर कौन सी जो है, एज अ कंज्यूमर या कस्टमर जो है कौन सी ऑनलाइन ख़रीदारी में दिक्कत आती है? तो क्या खरीदे जा रहे उत्पाद की सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं रहता, इसमें पूरी सिक्योरिटी रहती है। फिर सेकंड वाला ग्राहक के लेन देन की सुरक्षा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कि मतलब यदि हमें किसी की प्राइस लो कराने हैं या फिर हाई कराने हैं तो उसमें कोई जो है सुविधा नहीं होती। खरीदे जा रहे उत्पाद की बिक्री के बाद की सेवा, नहीं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। खरीदे जा रहे उत्पाद की गुणवत्ता, हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि गुणवत्ता को लेकर भी ये जो ऑनलाइन हमारी सर्विस है ये थोड़ी सी फैल हो जाती है। बट ऐसा नहीं रहता, आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हो, है ना। बट अभी ये एक एज अ कस्टमर या कंज्यूमर ये दिक्कत है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों समस्याएं हैं। पहले एक आंसर दिया होगा, फिर फाइनल आंसर की मैं दोनों को ही सही कर दिया होगा, ठीक है। अब ये सरकार की सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ये गवर्नेंस होगा, और रेडरेस और मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसका शिकायत निवारण के लिए किन मुद्दों को नहीं लिया जाता? तो इसमें RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन को संबंधित मामले को नहीं लिया जाता। और इसमें क्या लिया जाता है? बैंकिंग प्रणाली से संबंधित वित्तीय सेवाओं को लिया जाता है, केंद्रीय बोर्ड एवं प्रत्यक्ष करों को लिया जाता है, बीमा। दैट मीन्स ये पूरे टैक्सेशन से रिलेटेड है। RTI को कहाँ से लिया जाएगा, ठीक है। तो RTI को नहीं लिया जाता, बाकी ये बैंकिंग से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको लिया जाता है। अब 23 में देखेंगे सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द हनी पोट्स का क्या मीन्स होता है? हनी पोट्स में देखो शब्द से ही समझ जाओ कि कुछ अट्रैक्टिव के लिए, अट्रैक्शन के लिए ये थोड़ा सा शब्द यूज़ होता होगा। तो आप पहले ऑप्शन पे देखेंगे, ये घुसपैठिए के लिए वेबसाइट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक सीधी पहुँच है, नहीं। यह घुसपैठिए के लिए वेबसाइट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक अप्रत्यक्ष पहुँच है, बिल्कुल नहीं। देखो इसमें क्या आंसर है, इसका उपयोग घुसपैठियों को पकड़ने के इरादे से, घुसपैठियों को आकर्षित करने के लिए टूल्स यूज़ किए जाते हैं। मान लो यदि ऑनलाइन चीज़ें हैं तो हम ऑनलाइन ही कुछ ऐसा अट्रैक्शन के लिए बनाएंगे जिससे कि जो जासूस है उसको हम पकड़ सकें, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। ओके, अब हम चलते हैं। देखो इंग्लिश मीडियम वालों के साथ ये दिक्कत है कि ये पूरी जो PPT है उसमें नीचे लिखा है सब, तो एक बार मैं हिंदी में पढ़ूँ फिर इसके साथ इंग्लिश में पढ़ूँ, तो यही समस्या है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 24। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में कौन सी खोज तकनीकी अनौपचारिक खोज डोमेन के अंतर्गत आती है? तो ये है यूनिफॉर्म कास्ट कोड। देखो थोड़े से इसमें जो इस पेपर में क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़े से टफ है ना। अब लिखा है खालिस्तान की आवश्यकता होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग में। देखो ये मशीन लर्निंग का ही टाइप है, हमने पढ़ा हुआ था। तो इसमें क्या होता है, प्रारंभिक प्रशिक्षण और प्रारंभिक परीक्षण दोनों की यूज़ होता है इसमें, ठीक है। कंप्यूटर में जो RPC है इसको आप क्या मतलब होते हैं, RPC का फुल फॉर्म क्या है? तो रिमोट प्रोसीजरल कॉल जो है इसका फुल फॉर्म होता है।
कौन सा लॉजिकल गेट यूनिवर्सल गेट है? ये इस वाले क्वेश्चन को गेट्स में थोड़ा सा याद रखना कि यूनिवर्सल गेट को किससे बोलते हैं, NAND को बोलते हैं ना। इसको ट्रिक वाइज ऐसे रखना कि नंद सबकी बुरी होती है या फिर वो यूनिवर्सल होती है, ऐसा कुछ। तो इसीलिए यूनिवर्सल गेट किसको समझोगे आप, NAND को, ठीक है। स्कारा कंपनी हमें पता है रोबोट के लिए जानी जाती है, तो स्कारा परिवर्णी शब्द का क्या अर्थ है, तो सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म्स, ठीक है। ये आर्म्स को बनाती है रोबोट्स के, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत अच्छे से हमें देखना है। देखो रोबोट वाला जो हमारे अभी के जो हमारे सिलेबस में रोबोट नहीं है, ठीक है, लेकिन हम एक बार उसको देख लेंगे क्योंकि PSC में आमतौर पे पढ़ा जाता है। इसमें सिर्फ AI है, E-गवर्नेंस है ना, और फिर 4-5 टॉपिक जिनका हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं वो है ना। अब हम देखेंगे 29 क्वेश्चन, सूचनाओं के आदान प्रदान की फुल डुप्लेक्स मोड में क्या कहलाता है। देखो फुल डुप्लेक्स मोड वो होता है जैसे कि आपने कोई मैसेज भेजा और आपको वेट नहीं करना पड़ा, आप कंटिन्यू उससे बात कर रहे हो, है ना। अब पहला लिखा है सेंडर रिसीवर को संदेश भेज सकता है लेकिन रिसीवर इसको नहीं भेज सकता, नहीं, ये हाफ डुप्लेक्स में आ जाएगा। सेंडर रिसीवर्स को संदेश भेजता है और रिसीवर सेंडर को संदेश भेज सकता है लेकिन एक साथ नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये दोनों कंटिन्यू एक ही टाइम पे भेज सकते हैं, एक साथ सेंडर और रिसीवर को संदेश भेज सकता है और रिसीवर सेंडर को, जैसे अभी फ़ोन कॉल्स हुए, कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। वॉकी टॉकी हुई और ईमेल जैसे हुए, ये हाफ डुप्लेक्स के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर 30 का देखेंगे, कौन सा संचार माध्यम लेज़र लाइट को सूचना के स्रोत के रूप में प्रदान करता है, तो फाइबर ऑप्टिकल, ठीक है। ये लेज़र लाइट या फिर जो हमारी लेज़र किरणें होती हैं ना, उनके लिए फाइबर ऑप्टिकल जो है यूज़ किया जाता है। अब यहाँ से MP के क्वेश्चन आ गए। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारिया जो जनजाति के किसी देवता को क्या कहते हैं। देखो बुक्स में पहले, इससे पहले भी कोई अपडेट नहीं था, है ना। इस क्वेश्चन के आने के बाद बुक्स में अपडेट किया जा चुका है। भीमसेन जो है, भीमसेन कौन है, वो छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारिया जनजाति के कृषि देवता को भीमसेन माना जाता है, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन कौन से बनते थे, पिछले हमने MCQ में देखा कि छिंदवाड़ा जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो भारिया, या फिर भारिया किस जनजाति कहाँ पाई जाती है, छिंदवाड़ा में, फिर कहीं कहीं पातालकोट छिंदवाड़ा में। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आ गया कि जो भारिया जनजाति है उसके कृषि देवता कौन है, भीमसेन। देखो भारिया जनजाति भी इम्पोर्टेंट है, जितना हम भील और गोंड को पढ़ेंगे वहीं हमें भारिया जनजाति पढ़नी पड़ेगी। और साथ में अब तो खुडिया पटेल भी पूछा गया है 2025 के सवाल में, मतलब कि सहरिया जनजाति से भी पूछा गया। अब हम क्या करेंगे, कम से कम 5 से 6 जनजातियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे भील, देन हम पढ़ेंगे गोंड, फिर हम पढ़ेंगे बैगा, इसी के साथ हम टालेंगे, फिर सहरिया पढ़ेंगे। और साउथ की हम कौन कौन सी पढ़ेंगे, ये हो गया भारिया और कोरगू। और नॉर्थ ईस्ट में हम देखेंगे कोल जनजाति को, है ना। आपको कम से कम 6 से 7 जनजातियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं। अब ये देखो गोंड जनजाति से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। गोंड जाति अपने आप को क्या मानती है, तो कोयतुर कहलाना पसंद करती है गोंड जनजाति। जैसे भील में वो अपने आप को मामा कहलवाना बहुत पसंद करते हैं, वैसे ही गोंड जनजाति में क्या होता है, वो अपने आप को कोयतुर बुलवाना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति के रूप में 20 मार्च 1988 को डाक टिकट जारी किया गया था। देखो ये रानी अवंतीबाई लोधी से संबंधित है और ये मंडला रामगढ़ से संबंधित है ना। और ये पहली हमारी मध्य प्रदेश की जो है क्या बोल सकते हैं, स्वतंत्र संग्रामी थी, जो अपने आप जिन्होंने मतलब शहीद हुई थी जो है ना। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई हुई थी। तो पहले हमारे मध्य प्रदेश में पहले ये कौन थी, अवंतीबाई थी। हाँ, अब आलाखंड के बारे में पढ़ेंगे। काव्य किस सुप्रसिद्ध लेखक के बारे में है। देखो पहले आलाखंड क्या है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है ना। बुंदेलखंड से संबंधित है और ये महुआ बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अब इसमें क्या है, आला और ऊदल जो है, आला व ऊदल
दो प्रसिद्ध सैनिक थे, योद्धा थे, उनके बारे में ये उनकी सेनाओं की वीरता के बारे में बताया गया है। इसमें कम से कम उनकी 52 लड़ाइयों के बारे में वर्णन है। ठीक है। दूसरा, अब इनके जो है रचनाकार कौन से हैं, जगनक है ना। इसका अन्य नाम आलाखंड को परमाल रासों के नाम से भी जाना जाता है। ये बुंदेलखंड में वीर रस प्रधान जो है कविता बोल सकते हैं, काव्य है। ठीक है। निम्नलिखित में से वर्ष प्रजामंडल के चुनाव संपन्न हुए थे, तो 1939 में ये जो है प्रजामंडल के चुनाव संपन्न हुए थे। ये हिस्ट्री के सवाल है, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे जब हम तब देखेंगे। निम्न में कालिदास की किस रचना का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ, तो ये कौन थी, अभिज्ञान शकुंतलम जो है किसने किया था। पहली बात तो विलियम जोन्स ने, इसको भी आप साथ में लिख लो। विलियम जोन्स द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम को कालिदास की रचना है जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। ठीक है। अब 1854 में रीवा राज्य के राजा का क्या नाम था, तो रघुराज सिंह नाम था। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे 38वां क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1946 में निम्न में से किस नाम से विश्वविद्यालय खोला था। देखो, पहली बात तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, है ना, बौद्ध धर्म के नए तरीके को अपनाया था लास्ट में, है ना। तो सिद्धार्थ किसका नाम था, गौतम बुद्ध का पुराना नाम था। वर्धमान किसका नाम था, महावीर। ठीक है। तो वो नाम ये तो रखेंगे नहीं, तो किस नाम से था, सिद्धार्थ। आप इसमें लॉजिक भी लगा सकते हो कि क्या नाम रख सकते हैं यदि आपको नहीं पता हो तो। 39 क्वेश्चन हम देखेंगे। कलचुरी राजाओं में से सर्वप्रथम सिक्के चलाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे प्राप्त था, तो ये गांगेयदेव को। हम ऑलरेडी क्विज में कर सके इसको। कलचुरी राजा थे गांगेयदेव, इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। इनको देखकर ही गहरवाल वंश के राजाओं ने भी, जैसे गोविंद चंद्र हुए, उन्होंने अपने सिक्के ढाले थे। उत्तर में क्या था, जो हमारी व्यवसाय था, एक हिसाब से मान सकते हो कि बहुत छेड़ मात्रा में हो गया था। तो ठीक है, उत्तर में सबसे पहले जो है फिर सोने के सिक्के किसने ढाले थे, गांगेयदेव ने, है ना। अपनी स्थिति मजबूत की थी, है ना। और ये सोने के सिक्के में लक्ष्मी जी की बैठी हुई आकृति बनी हुई है। ठीक है। अब माच परंपरा का संबंधित पहली बात तो लोकनाट्य है। कहाँ का, किस क्षेत्र का, तो मालवा क्षेत्र का ये जो है लोकनाट्य है ना। ये ज्योग्राफी के सवाल है हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित। वह कौन सा भाग है जो भांडेर, कैमूर की पहाड़ियों और अन्य पहाड़ियों का समूह है। मैंने आपको 1000 बार इसको समझा दिया है। क्या आंसर है इसका, बिंद कागार। बिंद हमारा जो क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश में 3 भागों में बटा हुआ है। हम देख लेंगे इसको। ये, और मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, VNST, मतलब यहाँ पे विंध्याचल, यहाँ पे नर्मदा, फिर यहाँ पे सतपुड़ा, फिर यहाँ पे ताप्ती, इसी क्रम में है। आपसे उत्तर दक्षिण का पूछेगा तो ये साफ हमें बनना चाहिए। ये विंध्याचल है, फिर भांडेर, फिर कैमूर, है ना। तो ये है विंध्याचल हमारी। फिर वही सतपुड़ा जब हम देखेंगे तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद उसी से रिलेटेड है, तो वहीं समझा दूंगी मैं। हाँ, ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिंद कागार। फिर 42 देखेंगे हम। राजपीपला की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, सतपुड़ा। अब मैंने आपको 1000 बार समझा दिया, एक बार और समझा देती हूँ। देखो, ये 3 भागों में विभाजित है ना। नर्मदा नदी यहाँ है, फिर यहाँ पर है पश्चिमी साइड है राजपीपला, फिर बीच में है महादेव, फिर है मेकल। यहाँ पे पचमढ़ी अवस्थित है, इसीलिए यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। धूपगढ़ की चोटी भी यहीं पे है, इसका मतलब ऊंचाई अधिक है, इस वजह से भी जो है आर्द्रता अधिक होगी। ठीक है, अब क्या आ गया, ये सतपुड़ा इसका आंसर हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, क्या वो नर्मदा घाटी है, क्या वो बघेलखंड है, क्या वो मालवा क्षेत्र है। देखो, महादेव ना होता तो बघेलखंड हम लगा भी सकते थे, बट यहाँ पे पचमढ़ी जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, साफ साफ लिखा हुआ है, और धूपगढ़ भी है यहीं पे अवस्थित, तो ये जो है महादेव श्रेणी सही हो जाएगा। अब लिखा है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो क्या आंसर है हमारा, ये शाजापुर। ठीक है, उज्जैन से गुजरती है बट शाजापुर से नहीं। अब बुढ़ार क्षेत्र कोयला क्षेत्र से संबंधित है, सिंगरौली में पाया जाता है शायद ये। तो बुढ़ार क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, टेबल चार्ट बना लो, मैंने आपसे बहुत ही बोला है कि ये बनाना ही है। जैसे हम
तरोड़ी रमरमा पढ़ते हैं तो वो किससे संबंधित है, मैग्नीज से संबंधित है ना। फिर इसके बाद कौन सा पढ़े हैं हम, और क्या क्या पढ़े हैं, जैसे हिनोता मजगवा पढ़ते हैं तो वो हीरे से संबंधित है ना। तो वैसे ही बैयर पटार हम देखते हैं बॉक्साइट से संबंधित है, जो कि बालाघाट में अवस्थित है। ऐसे ही आ गया बुढ़ार, तो बुढ़ार किससे संबंधित है, कोयला क्षेत्र से। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसका टेबल चार्ट बना लो क्योंकि ये शब्द कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ पर है, चचाई में। देखो ये इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम इकोनॉमिक्स का वीडियो बहुत जल्दी लाने वाले हैं, 1 से 2 दिन में, तो ये आंसर आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। हाँ 47 क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो कौन सी है, क्या वो वारणा है, जी नहीं। ये रायसेन में अवस्थित है, ये तो हो ही नहीं सकती। तवा है क्या, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एमपी और महाराष्ट्र से संबंधित है। और सिंध परियोजना, ये तो यहाँ पे है, ये बिल्कुल भी आंसर सही नहीं है। ये कौन सा आंसर सही है, माता टीला बांध परियोजना जो है हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेंगे, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में है। सही, कई बार पढ़ लिया हमने। पहली बात तो ये 60 नहीं है, 90 मेगावाट है, 3 इसमें यूनिट है, सॉरी, है ना, 90 मेगावाट है। फिर बरगी नदी पर है, नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है, बरगी नदी। यदि आपको बरगी नदी नहीं देता वो और डायरेक्ट वो नर्मदा नदी देता है तो नर्मदा सही हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर अवस्थित है, हमारे जबलपुर में, ठीक है। अब 49 देखेंगे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में मगर या घड़ियाल पालन निम्न में से एक नदी की कौन। देखो पन्ना में कौन सी नदी है, कि नदी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये कई बार पूछा जा चुका सवाल, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 को हुई थी। ओके, हमारा लेक्चर हो चुका है ख़त्म। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अब हम इसके बाद करेंगे 21, कल करेंगे इसका MCQ, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, थैंक यू।